हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। डेफिनेटली अब तक ये चैनल आपका फेवरेट चैनल हो चुका होगा, तो आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संबंधित घटनाएं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे जो उदारवादी नेता थे वह ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर आज़ादी की मांग करते थे, जबकि बाद में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता आए, लाल, बाल, पाल, इन लोगों ने कहा ये पत्र वत्र लिखना फालतू की चीज़ें छोड़ो, प्रतिनिधिमंडल बना के जाना, आज़ादी के लिए भीख मांगना और बात तक ना करना स्वराज की। एक नया अस्त्र उन्होंने प्रयोग किया, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का। इसके बाद गांधी जी का आगमन होता है पटल पे और गांधी जी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से एक कदम आगे की तरफ बढ़े और सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के तत्वों को समाहित कर लिया। गांधी जी लोगों की भाषा में बातचीत करते, उनके साथ घुल मिल गए। उनका रहन सहन और पहनावा भी ऐसा था कि लोग उन्हें गांधी बाबा के नाम से पुकारना शुरू करने लगे। लेकिन गांधी जी की रीति नीति से जरूरी नहीं कि सारा देश इत्तेफाक रखता हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक रोक दिया तो निराशा हुई। निराशा के साथ आक्रोश भी उसमें मिश्रित था। उस आक्रोश की परिणति ये हुई कि लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए और उन्होंने सोच लिया कि अब अहिंसा या वैधानिक माध्यमों से हमको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसके लिए हमको गोले, बारूद, बंदूक की भाषा बोलना पड़ेगी और उन्होंने ऐसा किया भी। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने क्रांतिकारी राष्ट्रीयता में अपना सर्वोच्च बलिदान प्रदान किया। इस क्रांतिकारी विचार को, इस विचारधारा को संगठित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उस संगठित विचारधारा का नाम, उस संगठित फौज का नाम, जिसे हम आज जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के नाम से, और उन्होंने अंग्रेजी सेना से मुकाबले के लिए सेना तैयार की थी। आज हम इसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए अपने कदम बढ़ाए। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाएं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सम्मान के साथ नेताजी कहते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान वे गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन से अधिक उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास का चिंतन ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा उचित प्रतीत हुआ। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा निराश हुए और वे चित्तरंजन दास द्वारा बनाए गए स्वराज दल में सम्मिलित हो गए। इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से अलग हो गए। इसके पहले की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके सहयोगी हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों युवाओं का यह मत था कि अब हमें औपनिवेशिक स्वराज की बात नहीं करना है, अब हम बात करेंगे पूर्ण स्वाधीनता की। और ये दोनों पूर्ण स्वाधीनता के ही पक्षकार थे। 1937-38 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, तब गांधी जी के साथ कुछ मुद्दों पर उनका मतभेद हो गया और अंत में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद 1939 में ही उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन तैयार कर लिया। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आज़ाद कराने की दृष्टि से सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर देश से बाहर चले गए और वे पेशावर से मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे और बर्लिन से वे पहुंच गए जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना, मतलब इंग्लैंड की स्थिति खराब हो गई। इंग्लैंड की इस खराब स्थिति का फायदा, और जापान की स्थिति उस समय मजबूत थी, तो अंग्रेजों की इस खराब परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी प्रतिक्रियावादी नीति अपनाना चाहिए और वे अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से निकल गए।
आपको मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी और उनके घर के सामने अंग्रेजों ने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। सुभाष चंद्र बोस रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने उन सिपाहियों को चकमा दिया और निकल पड़े पेशावर को। पेशावर से मास्को, मास्को से बर्लिन और बर्लिन से सीधा पहुंचे जापान। जापान पहुंचकर आगे क्या होता है चलिए हम समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस को यह भरोसा था कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ से उनकी योजनाएं पूर्ण रूप ले सकती हैं। किस तरह से? जो एशिया का ये वाला हिस्सा यहाँ पर जापान स्थित है, तो ये जो पूर्वी और ये दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से ये वाला भाग पे अगर नेताजी यहाँ पर हमला करते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। ये उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली और इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण कर लिया। तो आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने सुदृढ़ीकरण किया और वे उसके सेनापति बने। इसके साथ साथ विदेशों में जो भारतीय स्वतंत्रता लीग थी, सुभाष चंद्र बोस उससे भी जुड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बनने में और सेना को संगठित करने में सबसे ज़्यादा सहयोग मिला रास बिहारी बोस का। सन 1943 में सेनापति की हैसियत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार सिंगापुर में गठित कर ली और खून की आखिरी बूंद तक, जब तक शरीर में है तब तक देश के लिए लड़ने की और आज़ादी के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया और एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और बर्मा की सीमा पर युद्ध का आगाज कर दिया। चलिए समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध का आरंभ किया। ये उस समय भारत था और ये था बर्मा, ये वाला हिस्सा। ये इस सीमा पर युद्ध का आरंभ हो गया। फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने रामू, कोहिमा, पलेम, दिद्दिम आदि को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। साथ ही साथ 1944 की अप्रैल में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल को भी घेर लिया। इस तरह से जो उनकी योजना थी दक्षिण पूर्व एशिया से अंग्रेज़ों को घेरने की, उस दिशा में सुभाष चंद्र बोस चल पड़े और इस पट्टी पर आकर उन्होंने अपना युद्ध आरंभ कर दिया। किंतु परिस्थितियों को कुछ और ही मंजूर था। वर्षा की अधिकता की वजह से आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन तक रसद पहुंच नहीं पाई और उनके मनोबल टूटने लगे। सेना में रसद की कमी से सैनिक नैराश्यक भाव को प्राप्त होने लगे। मई 1944 के बाद से जापान और जर्मनी की स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर होने लगी। इधर आज़ाद हिंद फौज निराशा और अभाव की मन स्थिति से जूझते हुए धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगी। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कोशिश की कि आज़ाद हिंद फौज में चेतना का पुनः संचार किया जाए, पुनः जोश भरा जाए, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए और इन्हीं परिस्थितियों में वे बैंकॉक आ गए। अगस्त 1945 की बात है। वे हवाई यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उनका हवाई जहाज़ फार्मूसा के ऊपर से गुजरा, प्लेन में आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इसी हवाई दुर्घटना में हो गई। हालांकि आज भी बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि नेताजी की मृत्यु उस हवाई दुर्घटना से हुई थी। इस प्रकार आप लोगों ने आज़ाद हिंद फौज को पढ़ा, देखा और समझा कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अंतिम समय तक देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। इसके बाद उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, उस समय हुई या नहीं हुई, यह एक विवादित प्रश्न है जिसके बारे में जब आप लोगों को कहीं किन्हीं स्रोतों के माध्यम से जानकारी लगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु है उसको यहीं पर विराम देते हैं और बारी है आपको इन प्रश्नों को हल करने की। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से मतभेद हो गए थे, विशेषकर गांधी जी से, और उससे हटकर उन्होंने एक नया संगठन बना लिया था। आपको उस संगठन का नाम बताना है।
उस संगठन में भी बहुत दिन तक वो रहे नहीं और धीरे धीरे और बाद में वो विदेश चले गए, जापान गए, अपनी एक नई सेना गठित की। उस सेना का नाम रखा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज। तीसरे प्रश्न में आपको यही बताना है कि आज़ाद हिंद फौज के गठन के दौरान, पुनर्गठन के दौरान, सुदृढ़ीकरण के दौरान उन्हें किसकी सहायता प्राप्त हुई। चौथे प्रश्न में आपको जवाब देना है कि इतनी तैयारियों के बावजूद भी आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं कि आज़ाद हिंद फौज युद्ध के मोर्चे पर असफल हो गई। और अंतिम प्रश्न और पांचवें प्रश्न के रूप में आपको जवाब देना है कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। इस तरह से इन पांचों प्रश्नों का हल आपको अपनी कॉपी में करना है और देखते रहना है ई क्लासेस बाय मनीष सर। और बिल्कुल भी भूलिएगा मत, जय हिंद।